हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मार्गदर्शक प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में देखा था, जिसमें हमने रेगुलेटिंग एक्ट और काउंसिल एक्ट्स के बारे में देखा था फ्रॉम 1773 टू 1947। इसी लेक्चर सीरीज़ में हम अभी अपने सेकेंड लेक्चर में हैं, जिसमें हम मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ हमें देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, इसके लिए क्या क्या मतलब एफ़र्ट्स किए गए, किन किन्होंने ने एफ़र्ट्स किए और इसका क्या क्या रिजल्ट निकला, कैसे कैसे इसमें मतलब ये मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चला था और क्या क्या एफ़र्ट्स और क्या क्या इसके रिजल्ट्स रहे। इसके बारे में हम आज के लेक्चर में देखेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग टूडेज़ लेक्चर लेट मी थैंक यू एवरीवन, बिकॉज आपने लास्ट वाले लेक्चर में जो सपोर्ट दिखाया है उसके बेसिस पे लाइक दैट is a motivational factor for our team, and today we are moving toward the next chapter, and with the more power and more beautifully made the PPT. Okay, so let's move toward our lecture, that is the Constituent Assembly of India or the making of Indian Constitution. So before starting this, let me tell you कि उसका बैकग्राउंड देखते हैं कि क्या नीड हुई, क्या क्यों हुई। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि जैसे कि आपको पता है कि 1928 में जो मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट पब्लिश की थी, है ना, ब्रिटिशर्स के सामने वो प्रेजेंट की थी। उसमें वो स्वराज के बारे में 11 डिमांड्स थी, वो मतलब डिमांड्स थी, है ना। और साथ ही साथ जो बना पॉलिटिकल बैकग्राउंड बन रहा था और जो सिचुएशंस बन रही थी कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में, उस टाइम पे इंडिया में और ब्रिटेन में, उसके बेसिस पे जो कि है ना इंडिया लीडर्स थे, उनको एक नीड महसूस हुई, एक नीड फील हुई कि इफ़ दे आर रूलिंग आर कंट्री देन द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फॉर आर कंट्री ओनली। यानी कि अगर वो हमारी कंट्री को रूल कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा होना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, हमारी कंट्री की नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सो दैट इज़ वाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की डिमांड्स बढ़ी, क्योंकि क्या हुआ था ना कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो लॉज थे, रूल्स थे, वो ब्रिटेन में थे, वो ब्रिटिशर्स ट्राई कर रहे थे कि वो इम्प्लीमेंट करे उसी टाइप से इंडिया में। बट जो इंडिया का सिनेरियो था, इंडिया का जो कि जियोग्राफिकल टेरेन था, इंडिया की जो मतलब कि कल्चरल और ना ट्रेडिशनल थिंग्स थी, उनको सूट नहीं कर रहा था। दैट इज़ वाई द लीडर्स डिमांडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और मेकिंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया ओनली। ओके, इसी में ही अभी देखते हैं कि ना बैकग्राउंड में तो सबसे पहले क्या हुआ था, एम एन रॉय थे, एक है ना कम्युनिस्ट लीडर थे, काफ़ी बढ़िया लीडर थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा नाम था इनका, है ना। तो उन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए डिमांड रखी 1934 में। उसके बाद में क्या हुआ था कि जो है ना उसके बाद में 1935 में जब कांग्रेस ने इस डिमांड को एक है ना प्रोफेशनल वे में लिया और उसको आगे फॉरवर्ड किया, है ना। क्या हुआ था कि 1935 में कांग्रेस ने इस डिमांड को उठाया, है ना, और उसी के बेसिस पे 1938 में नेहरू जी ने ये डिमांड आगे ब्रिटिशर्स के सामने रखी, है ना। उसी के बेसिस पे क्या हुआ था कि अब सिनेरियो ऐसा बन गया था कि ब्रिटिशर्स के सामने भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो गई थी। जैसे कि इसी टाइम पे 1939 में ये है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। तो अब इंडियंस ने भी डिसाइड कर लिया था कि क्योंकि उनकी डिमांड्स को सुना नहीं जा रहा था, तो इंडियंस ने डिसाइड किया कि वी विल नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना, क्योंकि इसमें उनका बेनिफिट, हमारा कोई बेनिफिट नहीं था, जस्ट ब्रिटिशर्स का बेनिफिट था। सो दैट इज़ वाई दे वॉन्ट अस टू बी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। बट है ना हमारे लीडर्स ने मना कर दिया था, और उसी के बेसिस पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब वो जो काउंसिल्स थी उनको भी मतलब कि छोड़ दिया था। ओके, उसी के बेसिस पे प्लस जो डिमांड अराइज हो रही थी, प्लस वो अनरेस्ट है ना इंडिया में क्रिएट हो रहा था वर्ल्ड वॉर 2 के कारण, और काफ़ी ज़्यादा ऐसे सिनेरियोज बन रहे थे कि फिर ब्रिटिशर्स ने मतलब कि है ना 1940 में अगस्त ऑफर लाया, है ना, टू ना पेसिफाई द डिमांड्स एंड पेसिफाई द सिचुएशन इन इंडिया। उन्होंने ये डिमांड्स लाए, उन्होंने ये अगस्त ऑफर लाया इंडिया में, और उसमें एक प्रॉमिस किया कि वॉर जैसे ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगा उसके बाद में हम एक है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब कि आपके लिए बना देंगे, एक इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, मतलब कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे इंडिया के लिए इंडिजीनियसली। ओके, उसी में ही उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम बना देंगे। फिर उसी के बाद में जो मतलब इससे एस्पिरेशंस मतलब कि वो था वो पेसिफाई नहीं हुआ, तो उसी के बेसिस पे 1942 में
मतलब कि एक सर क्रिप्स मिशन, मतलब कि एक क्रिप्स मिशन आया है ना, क्रिप्स मिशन आया 1942 में। वो एक है ना, मतलब कि ब्रिटिश की मतलब कि असेंबली का एक है ना, कोई है ना वहाँ का एक लीडर था, उसकी अध्यक्षता में, उसकी मतलब कि गाइडलाइंस में एक है ना एक मिशन आया इंडिया में 1942 में। उसमें ये गया, इसमें ये बताया गया कि ठीक है, वी आर रेडी फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कि हम बना देंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बट उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हम एक ही, मतलब कि उन्होंने ना पाकिस्तान को अलग करने की मतलब बात नहीं की। तो उसी में क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग ने मना कर दिया कि हम मानेंगे नहीं क्रिप्स मिशन को, है ना। जो भी क्रिप्स मिशन की डिमांड, मतलब कि वो डिमांड्स थी और जो भी मतलब वो ऑफर कर रहे थे, वी विल नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस, है ना, एट एनी कॉस्ट। सो इसी के बेसिस पे कह सकते हैं कि 1942 का क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। देन आफ्टर क्या आया था, 1946 में एक कैबिनेट मिशन आया था, है ना। इसमें क्या हो गया था कैबिनेट मिशन में कि इसमें है ना, मतलब कि है ना जो ये डिमांड थी कि आफ्टर द, मतलब कि अभी ये क्या था कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, है ना, जैसे कि वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था, तो अभी क्या हुआ था कि हम मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे और साथ ही साथ जो है ना इंडिया और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट भी बना देंगे, यानी कि पार्टीशन के लिए भी राजी हो गए। तो इसी में क्या हुआ था कि हम मतलब कांग्रेस भी राजी, मतलब ये मुस्लिम लीग भी राजी। सो देन आफ्टर कह सकते हैं कि एक्चुअल प्रपोजल आया था इसका, वो तो इसके साथ आया था, ये क्रिप्स मिशन के साथ 1946 में आया था, है ना। साथ ही साथ इसमें रिकमेंड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली, है ना। सो दिस इज द बैकग्राउंड फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि कैसे कैसे इसका मतलब मेहनत की गई, कैसे कैसे इसके लिए एफर्ट्स किए गए। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट सेट, दैट इज अबाउट द कंपोजिशन। सो इसमें क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल स्ट्रेंथ रखी गई 389 की। उसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे इंडिया को कह सकते हैं कि टू पार्ट्स में डिवाइडेड था इंडिया, एक था प्रोविंसेस में, एक था प्रिंसली स्टेट में। प्रोविंसेस में क्या था कि ब्रिटिशर्स डायरेक्टली कंट्रोल करते थे इस एरिया को, और वह ना वाइल वी सी टुवर्ड्स द प्रिंसली स्टेट, यहाँ पे क्या होता था कि जो इंडिया के राजा महाराजास थे वो सबॉर्डिनेट की तरह, मतलब कि ब्रिटिशर्स के सबॉर्डिनेट की तरह काम करते थे, और कह सकते हैं कि वो प्रिंसली स्टेट को रूल करते थे, और मतलब वो सबॉर्डिनेट कह सकते हैं। जैसे कि अभी के टाइम पे ये बोल सकते हैं, जैसे कि अगर सेंटर वो उसको मान ले ब्रिटिश को, तो देन आफ्टर वी कैन से स्टेट्स में ये जो किंग्स थे, जो कि प्रिंसेस थे, वो रूल कर रहे थे, उसी को बोलते हैं प्रिंसली स्टेट को वाला बोलते हैं, है ना। सो इसमें क्या हुआ था कि वो ना सीट्स डिवाइड की, जिसमें कि 292 सीट्स तो थी, वो तो चली गई ब्रिटिश प्रोविंसेस को। साथ ही साथ जो है ना 93 सीट्स थी वो प्रिंसली स्टेट को दी गई, है ना। लेट मी जस्ट गिव वन। सो 92 सीट्स दी गई, सॉरी 93 सीट दी गई प्रिंसली स्टेट्स को, है ना। और साथ ही साथ जो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस थे उनको 4 सीट्स दी गई, है ना। यहाँ पे आप देखोगे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस क्या हो गई, ये प्रोविंस से भी अलग पार्ट हो गए, है ना। 4 सीट्स दी गई है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो बेसिक सो ये है ना प्रिंसली जो कि चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस हो गए, एक तो दिल्ली हो गया, देन आफ्टर एक हो गया ये अजमेर मारवाड़ वाला, अजमेर एंड मारवाड़ मेवाड़ वाला इलाका, है ना, ये एक ही था, है ना। देन आफ्टर हो गए एक तो ये कुर्ग हो गया, एक बलूचिस्तान, एक हो गया ब्रिटिश बलूचिस्तान। सो ये 4 है ना प्रिंस, ये चीफ कमिश्नरेट कह सकते हैं। सो how the examiner can ask questions on these things, है ना। so examiner can directly ask questions कि चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस का में को मतलब कि कौन कौन सा इंक्लूड था, कौन कौन सा इंक्लूड नहीं था। इसमें दे कैन गिव तो यू 4 ऑप्शंस, बट दे कैन चेंज, यानी कि दिल्ली की जगह यहाँ पे पंजाब कर दिया, अजमेर मेवाड़ की जगह जयपुर कर दिया, या कुर्ग की जगह मतलब कि कुछ भी कर दिया, सिंध वाला प्रोविंस कर दिया। सो दे कैन चेंज इंटरचेंज दिस एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। सो बाद में क्या हुआ कि इतने मेंबर्स तो हो गए, है ना, और 292 मेंबर्स प्रोविंसेस को भी दे दिए। बट अब ये था कि अब इनका सीट्स का एलोकेशन किस टाइप में होगा, यानी कि अब ये तो नहीं है कि कहना मतलब कि सबको ऐसे बांट दिया। सो उन्होंने कहा कि अब सीट्स का एलोकेशन होगा पॉपुलेशंस के बेसिस पे, है ना। सो उन्होंने कहा कि पर सीट
मतलब कि 10 लाख पीपल यानी 10 लाख पॉपुलेशन पे एक सीट का बंटवारा, मतलब एक सीट दी जाएगी, है ना। उसी के बेसिस पे मतलब ये प्रोविंसेस एरिया में प्रोविंसेस में सीट्स का डिवाइडेशन हुआ, है ना। सो अकॉर्डिंगली 292 सीट्स आर प्रोविंसेस एरिया में दी गई, जिसमें कि जो इलेक्ट होके आए, जो मतलब वहाँ से चुन के आए थे, वहाँ से इलेक्ट होके आए थे, उनको बेसिकली मतलब कि पॉपुलेशन बेसिस पे इलेक्ट किया गया था। बट उनको पॉपुलेशन के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट नहीं किया गया था। वहाँ की जो असेंबलीज थी, जो खुद मतलब कि एक है ना लिमिटेड फ्रेंचाइजी के इलेक्शंस के बेसिस पे आई थी, उन्हीं ने इलेक्ट करके, इन्होंने मतलब कि अपने में से ही मतलब कि इलेक्ट करके भेजा था। सो बेसिकली इनडायरेक्ट इलेक्शंस था, है ना। देन आफ्टर जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्होंने उनमें क्या हुआ था कि जो रूलर था उसने नॉमिनेट करके भेजा था, जो कि मतलब कि जो मतलब उनमें ये रूल था कि वो नॉमिनेट करके भेजेंगे, है ना। सो बेसिकली कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो उसका मतलब इलेक्शन एक है ना क्वासी मतलब सेमी इलेक्टेड बॉडी थी, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते डायरेक्टली इलेक्टेड थी, ये भी नहीं कह सकते कि इलेक्टेड नहीं थी, सारे नॉमिनेटेड थे, है ना, क्योंकि इसमें नॉमिनेटेड है, इसमें इलेक्टेड है। सो दैट इज वाई वी कैन से इट इज द सेमी इलेक्टेड बॉडी। ओके, सो इलेक्शन बेसिकली उसमें इसका जुलाई और अगस्त 1946 में हुआ था। और बाद में क्या हुआ था कि प्रिंसली स्टेट्स ने मतलब ज्वाइन ही नहीं किया लास्ट में, उन्होंने कहा कि ठीक है हमें जाना ही नहीं है, हमें पार्ट बनना ही नहीं है इसका। ओके, सो ये 93 सीट्स ऑलमोस्ट खाली रही थी, है ना। देन आफ्टर नाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका है। नाउ द टाइम इज फॉर द मीटिंग, है ना। सो इसकी पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें कि जो इंट्रीम चेयरमैन बनाया गया वो सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ असेंबली थे, उनको बनाया गया था। ये कन्वेंशन है, यानी कि अभी भी जो है ना, जब स्पीकर ऑफ लोकसभा देखा जाए तो बेसिकली मतलब जो फर्स्ट सिटिंग के लिए होता है ना, होते हैं, उनको भी मतलब कि जो कन्वेंशन है, नॉट ए रूल और नॉट रिटन इन एनी कॉन्स्टिट्यूशन और एनी रूल बुक, इट इज जस्ट ए कन्वेंशन कि ओल्डेस्ट जो पर्सन होता है उसको एक मतलब कि तो वो इंट्रीम चेयरमैन बनाया जाता है ना, और प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। सो उसी बेसिस पे सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था इंट्रीम चेयरमैन। ओके, सो देन आफ्टर फिर हो गया 11th ऑफ दिसंबर को क्या हुआ था, है ना, दिसंबर को प्रेसिडेंट मतलब परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को बनाया दिया गया था परमानेंट प्रेसिडेंट। साथ ही इसके साथ मतलब कि 2 वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे, HC मुखर्जी को एंड VT कृष्णामाचारी को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द मतलब असेंबली बनाया गया था, है ना। साथ ही साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया था, जो कि BN राव थे। Please remember these things. These datas can be asked in your examination because they are repeated in multiple times in your PYQs, whether it is UPSC, whether it is any defense examination or any state PCS और banking और SSC एग्जाम्स में तो काफ़ी बार पूछा जा चुका है। So please don't forget to remember these things, क्योंकि ये आता है एग्जाम में। ये नहीं पूछा, ये वाला सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में UPSC आई थिंक 2024 में क्वेश्चंस था, है ना। एंड वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते रहते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कन्फ्यूजिंग हो जाता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर वाला क्वेश्चन आई कैन से UPSC की जितने भी एग्जाम है उन्होंने 5 या 7 बार तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है ना, जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद वाले भी देखोगे तो देन आफ्टर यू विल सी कि 5 to 6 टाइम दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। साथ ही साथ आगे हम देखेंगे कि एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल या BN राव को जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसका मेंबर थे कि नहीं थे, है ना। यू हैव टू कमेंट दिस डाउन कि थे मतलब BN राव कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे कि नहीं थे। यू हैव टू राइट दिस इन कमेंट सेक्शन, है ना। अपना व्यूज़ लिखो इसमें। ओके, अभी लिख लो, बाद में तो मैं सोल्व कर दूंगा इसका आपका डाउट। ओके, सो बाद में क्या हुआ था कि जो हम पार्टीशन हो गया था ना जून 1947 को, उसके बाद में मेंबरशिप को भी रिड्यूस कर दिया गया। पहले 393 थी, है ना, अब 299 रह गई थी, जिसमें कि 299 रह गई थी, जिसमें 229 प्रोविंसेस में चले गए थे और 70 प्रिंसली स्टेट को मिल गई थी, है ना। सो नाउ क्या हुआ था कि अभी है ना वर्किंग को, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है,
अब बड़ी असेंबली है एंड द वर्क्स आर वेरी, द वर्क इज़ ऑल्सो डाइवर्सिफाइड। सो उसके बेसिस पे कमिटीज़ डिवाइड की गई, यानी कि टोटल 22 कमिटी 22 कमिटीज़ थी, जिसमें कि 8 मेजर वन का मतलब कि 8 मेजर कमिटीज़ थी, जो कि हम देख लेते हैं। सो बेसिकली मेजर कमिटीज़ में देखो तो पहला हो गया यूनियन पावर्स कमेटी, जो कि जवाहरलाल नेहरू इसके चेयरमैन थे। देन आफ्टर द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जो कि जवाहरलाल नेहरू इसके चेयरमैन थे। रिमेंबर, मतलब ये पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क इन द मेज द फॉलोइंग्स में, है ना। नेक्स्ट इज द प्रोविंशियल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो सरदार पटेल की थी। सो बेसिकली यूनियन वाला पावर है वो जवाहरलाल नेहरू के पास था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेंबरिंग थिंग्स, है ना। जवाहरलाल के पास था, नेहरू के पास था, ओके। देन आफ्टर प्रोविंसेस, बेसिकली यू कैन से कि प्रोविंसेस को एकजुट किसने किया था, है ना, हमारे आयरन मैन ने, सरदार पटेल ने। सो दैट्स बेसिकली वी कैन से प्रोविंशियल कमेटी रिलेटेड टू सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डन बाय द B.R. अम्बेडकर एंड हिज टीम। सो वी कैन से ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन थे वो, है ना, ये B.R. अम्बेडकर जी थे, ओके। नेक्स्ट इज द एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, जो कि सरदार पटेल जी के पास में ही थे, क्योंकि ये प्रोविंसेस वाले पार्ट से रिलेटेड आ गया। सो वी कैन से इट इज़ इन द फील्ड ऑफ सरदार पटेल। नेक्स्ट इज द रूल एंड प्रोसीजर कमेटी, है ना। सो बेसिकली ये वाला पार्ट है ना, वो कह सकते हैं कि एक रूल एंड प्रोसीजर से रिलेटेड वाला पार्ट है। तो बेसिकली इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, सो कह सकते हैं कि उन्हीं के पास में ये पावर्स देगी कि आप ही रूल बनाओ, आप ही मतलब कंट्रोल करो इस कमेटी को, है ना। साथ ही साथ स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग का काम क्या होता है, कंट्रोल करना, है ना। अब आप कार में भी देखोगे तो वैसे बेसिक डायरेक्शंस को कंट्रोल करता है। सो वी कैन से कि मतलब जो गाइडलाइंस है उनको कंट्रोल करना है, वो वाला पार्ट है वो राजेंद्र प्रसाद जी के पास रहा। साथ ही साथ जो स्टेट्स कमेटी थी नेगोशिएशंस के लिए, उसके चेयरमैन बने थे जवाहरलाल नेहरू। ये वाला कंफ्यूजिंग हो सकता है, प्लीज़ रिमेंबर दिस, क्योंकि इसमें काफ़ी बार हम सरदार पटेल जी के बारे में लिख देते हैं, बट नो, इट इज़ विद द जवाहरलाल नेहरू, ओके। सो दैट अबाउट द मेजर कमिटीज़, ओके। नेक्स्ट मूव टुवर्ड द माइनर कमिटीज़, ओके। सो माइनर कमिटीज़, ओके। सो माइनर कमिटीज़ में देखा जाए तो कमिटी ऑन फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके जीवी मावलकर के पास थी, है ना। और ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमेटी KM मुंशी के पास थी। हाउस कमेटी तो है ना P. पटाभी सीतारमैया के पास थी। एंड एड हॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास रही थी। देन आफ्टर वी कैन से स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली जवाहरलाल नेहरू के पास थी। देन आफ्टर क्रेडेंशियल कमेटी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के पास में थी। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। प्रेस एंड गैलरी उषा नाथ सेन के पास थी। देन आफ्टर अगर कमेटी ऑन ना चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस के बारे में देखें तो वो पताभी सीतारमैया के पास थी, है ना। देन आफ्टर कमीशन ऑन द लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस SK धर के पास में थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इवन इन PYQ में भी पूछा गया है। देन आफ्टर एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजंस, ये बेसिकली नालिनी रंजन सरकार के पास थी। देन आफ्टर एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, बेसिकली S. वरदाचारी के पास, और एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप भी S. वरदाचारी के पास में थी। सो बेसिकली ये माइनर कमिटीज़ है, इनके बारे में थोड़ा बहुत देख लेना। सो अभी हम देखते हैं थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में देखते हैं। इसकी मैं स्लाइड बनाना भूल गया। सो रिमेंबर दिस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। सो बेसिकली कौन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया था, ये बेसिकली जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था, यानी कि है ना 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, मतलब कि फर्स्ट ये राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट चेयरमैन बनाया गया था, है ना। सो उसके बाद में 13 दिसंबर 1946 को मतलब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और साथ ही साथ आफ्टर द सम डिस्कशंस एंड डिबेट्स इसको 22 जनवरी 1947 को
इसको अडॉप्ट कर लिया गया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है बेसिकली, है ना, मतलब कि एक है ना एस्पिरेशंस और गोल्स थे, है ना, एस्पिरेशंस एंड goals of constitution makers of our constitution। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था। ओके, सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस के बारे में देखें तो एक एस्पिरेशंस एंड गोल्स के बारे में था, है ना। सो बाद में ये चल के प्रीएम्बल बना। सो बेसिकली आई थिंक ये एक है ना रिसेंट कोई एग्जाम था यूपीएससी का, उसके बारे में पूछा, इसके बारे में पूछा आई थिंक इन CAPF 2025 एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में क्वेश्चंस था। सो यू कैन जस्ट रेफर टू दैट क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंगली यू कैन गो विथ, है ना। नेक्स्ट इज द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली मेन जो काम था वो ड्राफ्टिंग का ही था कॉन्स्टिट्यूशन को। सो उसके बारे में देखते हैं। तो बेसिकली ना ड्राफ्टिंग कमिटीज़ को सेटअप किया गया था 29 अगस्त 1947 को, जिसमें टोटल 7 मेंबर्स थे। उसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, है ना। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बेसिकली उन्होंने प्रिपेयर कर दिया था फरवरी 1948 को। बाद में उसको मतलब कि एक है ना डिस्कशन के लिए, डिबेट के लिए, प्लस है ना जनरल एडवाइस और जनरल सजेशंस के लिए भी है ना मतलब कि खुला रखा गया। उसके बाद में नवंबर 1947 को एक रिवाइज ड्राफ्ट है ना तैयार किया गया, जो भी एडवाइस आई गई थी, जो भी है ना सजेशंस आए गए थे, उनको काफ़ी को इंक्लूड किया गया, काफ़ी को नहीं किया गया। उसके बेसिस पे नवंबर 1948 को एक रिवाइज ड्राफ्ट आया गया, है ना। सो बेसिकली ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके टोटल 11 सेशन हुए थे, जो कि ना 2 years 11 और साथ ही साथ इसमें अगर देखा जाए तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 years 11 months एंड 18 days का टाइम लगा था टोटल, है ना। सो वी कैन से इट इज़ वन ऑफ द लाइक है ना लेंथ, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया था, है ना। सो नेक्स्ट इज द लेट्स मूव टुवर्ड द ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर्स कौन कौन से थे। प्लीज़ रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। 3 स्टार लगा दो, क्योंकि यू विल फाइंड डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दीज नेम्स, दीज पर्सनैलिटीज नेम्स। ओके, सो बेसिकली पहली बात तो BN राव इसके मेंबर नहीं थे। ओके, सेकंड इसके मेंबर कौन कौन थे। सो बेसिकली 7 मेंबर बॉडी थी। इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर चेयरमैन थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, हलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, KM मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला थे और BL मित्र थे। बट BL मित्र ने अपनी मतलब इल हेल्थ के चक्कर में रिजाइन कर दिया गया और उनकी जगह आए थे M माधव राव, है ना। एन 7 थे DP खेतान, उनकी डेथ हो गई थी 1948 में, उनकी जगह आए थे TT कृष्णमाचारी। ओके, so these all about the drafting committee. I hope you learn something, मतलब I hope you get something from this lecture. Okay, let's move toward the adoption part. Okay, so basically कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मतलब इसको कॉन्स्टिट्यूशन को है ना 26 नवंबर 1949 को एडोप्ट किया गया। बट क्या हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने जो कि कांग्रेस ने एक पूर्ण स्वराज डे की तरह इसको मनाया था। तो उसी को मतलब कि मेमोरी के रूप में लेने के लिए उन्होंने 26/1950 को ही मतलब कि कह सकते हैं हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। ओके, ना कि 26 नवंबर 1949 को नहीं मनाते। ओके, सो बेसिकली क्या हुआ था कि 29 नवंबर 1947 को क्या ना मतलब कि ये प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप हो गया, इलेक्शंस हो गया, प्रोविंशियल काउंट पार्लियामेंट हो गया। देन आफ्टर टेम्परेरी प्रोविजंस कम इनटू फोर्स, जो कि 29 नवंबर को आ गए थे। और रिमेनिंग जो भी पार्ट था वो 26 जनवरी 1950 को, जो कि हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, उसको इनेक्ट हुआ था। ओके, इन्फोर्स में आया था। साथ ही साथ कह सकते हैं कि
मतलब कि ये 26 तो जो कि हमारी प्रीएम्बल थी वो लास्ट बाद में ना इसमें इंक्लूड की गई। ओके, सो वो साथ में इनेक्ट नहीं की गई, वो बाद में इसमें इनेक्ट की गई थी। ओके, सो सम फैक्ट अबाउट द आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो बेसिकली टाइम हमने देखा था 2 years एंड 11 month एंड 18 days का टाइम लगा था। टोटल कॉस्ट थी 4 लाख रुपीज़ और टोटल सिटिंग्स थी 165 days की। 11 सेशन हुए थे टोटल। ओके, देन आफ्टर इसमें काफ़ी पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 से जो कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क लिया गया था, प्लस बोरोविंग यानी कि ना काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से यानी कि 130+ कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया था, 100+ कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया था। उनके बेसिस पे ये हमारा मतलब कि वहाँ से बोरो कर करके इसको जोड़ा गया। ओके, देन आफ्टर प्रोसीडिंग्स कौन कौन सी थी, मतलब प्रोसीडिंग्स की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश रखा गया। साथ ही साथ ना डिसीजंस कंसेंसस बेस पे होंगे, बट कोई भी फॉर्मल वोटिंग नहीं हुई थी, कंसेंसस था, उसके बेसिस पे डिसीजंस लिए गए। अगर इसका क्रिटिसिज्म देखें तो पहली बात हमने पहले ही डिस्कस किया था, ये एक सेमी इनडायरेक्ट इलेक्टेड बॉडी, सेमी मतलब इलेक्टेड बॉडी थी। तो यहाँ पे बेसिकली है ना क्रिटिसिज्म पहला यही था कि ये डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी नहीं थी, इसमें यानी कि मतलब लोगों का पार्टिसिपेशन कम था, यहाँ पे एलिट का पार्टिसिपेशन था। तो यू कैन से कि और साथ ही साथ है ना जो भी मतलब अगर प्रोविंसेस से भी अगर है ना इलेक्टेड होके आए थे तो उनको भी इलेक्टेड मतलब जो भी इलेक्टेड मेंबर थे वहाँ के वो भी एक लिमिटेड मतलब फ्रेंचाइजी यानी कि उनके पास भी वो भी एडल्ट सॉरी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से इलेक्ट होके नहीं आए थे, वो भी जस्ट एक है ना लिमिटेड फ्रेंचाइजी से इलेक्ट होके आए थे। सो बेसिकली ये कह सकते हैं कि नो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, और कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन यानी ऑफ प्रिंसली स्टेट, यानी कि प्रिंसली स्टेट से कोई भी डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं था, वो जस्ट एक नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, है ना, उनको नॉमिनेट करके भेजा था वहाँ के किंग ने, वहाँ के प्रिंसेस ने। सो बेसिकली उसके बेसिस पे थे। साथ ही कह सकते हैं कि इसमें पॉलिटिकल बाइस और ये कांग्रेस का डोमिनेशन ज़्यादा था। साथ ही साथ इसको ये भी बोलते हैं ये हिंदू कमेटी और मतलब कि हिंदू का पार्टिसिपेशन ज़्यादा था। सो बेसिकली इसको हिंदू कंसेंसस कमेटी भी बोलते हैं, काफ़ी ऐसा भी बोलते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, टाइम कंज्यूमिंग था, प्लस कॉस्टली भी काफ़ी था। सो ये क्रिटिसिजम्स थे। अगर इसका सिग्निफिकेंस देखें हम तो इसमें क्या था कि बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है अगर एस्पिरेशंस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, है ना, क्योंकि डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री पार्ट ऑफ द टेरेन से लोगों को लिया गया था, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के। इसमें हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुस्लिम भी थे, पारसी भी थे, एंग्लो इंडियंस भी थे, है ना, SC STs भी थे, और मतलब ओप्रेस्ड क्लास के भी लोग थे। सो वी कैन से ये डिफरेंट एक ना मतलब ये एक कह सकते हैं मिनी इंडिया था। उसके बेसिस पे ये पूरे कंट्री के लोगों की और सिटीजन्स की एक मतलब कि आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, देन आफ्टर कह सकते हैं कि ब्लेंड था पॉलिटिकल एक्सपीरियंस का, जो कि INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स के पास था, प्लस एक्सपर्टीज़ का, लीगल एक्सपर्टीज सच एज अम्बेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, है ना, और BN राव, ये थे, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स लोग थे, उनकी एक्सपर्टीज़ थी। वहीं पे पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था INC लीडर्स का, सच एज जवाहरलाल नेहरू, वो जब ये सरदार पटेल कह सकते हैं, है ना। और बेसिकली उन्होंने क्या कहा था, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड प्रोड्यूस किया गया था। सो ये इसके सिग्निफिकेंस के पार्ट में आ सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ अबाउट द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सम फैक्ट्स थे, है ना, सम फैक्ट्स बाकी और रह गए थे। लेट मी जस्ट फिनिश दिस फैक्ट्स। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने थोड़े और भी काम किए थे, उनके बारे में अगर डिस्कस करें तो लेट मी जस्ट गिव 2 minutes टू समराइज द थिंग्स। ओके, सो फर्स्टली हम फंक्शंस देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। सो इसमें अगर फंक्शंस देखा जाए और उन्होंने काफ़ी काम किया था, जैसे कि उन्होंने रेक्टिफाई की थी, रेक्टिफाई इंडियाज कॉमनवेल्थ काउंसिल, कॉमनवेल्थ मेंबरशिप इन 1914 यानी कि मई 1949 में, है ना। साथ ही में उन्होंने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था, जो कब किया गया था, वो किया था जून 24 1947, है ना। साथ ही साथ उन्होंने नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम हो गया, नेशनल सॉन्ग हो गया, इनको अडॉप्ट किया गया था
January 20, okay, this is 22, okay, January 24, okay, 24 1940 1950, ओके। साथ ही साथ नेशनल सॉन्ग भी मतलब इसी दिन हुआ था, और साथ ही साथ उन्होंने इसी दिन प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट किया गया था, ऑफ इंडिया, जो कि इसके फंक्शंस में हो गए। नेक्स्ट अगर इसके बारे में, अगर इसके मतलब इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में बोले तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसको एक मतलब कि उसका जो सिंबल बोल सकते हैं, और वो बोल सकते हैं अगर कि सिंबल थी, सील थी, वो एक एलिफेंट था, है ना। साथ ही साथ है ना, जो BN राव थे, हमने डिस्कस किया था, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र की तरह थे। उसके HVR जो अयंगर थे, वो सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। SN बनर्जी थे, वो चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बने थे। साथ ही साथ जो प्रेम बिहारी नारायण रेजदा थे, वो कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहे थे, है ना। और साथ ही साथ कह सकते हैं कि जो ब्यूटिफिकेशंस और डेकोरेशन वाला काम था वो शांति निकेतन मतलब कि शांति निकेतन में हुआ था, वो किया था नंदलाल बोस और है ना बेहोर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा, ओके। So this is the fact and some data about the Constituent Assembly. We can say firstly the constitution was in English, later with the president's consent and with the president order it was translated in Hindi, है ना, and the order was issued that if there is any ambiguity between the Hindi and English then the part of Hindi will be amended, यानी कि इंग्लिश वाला सुपीरियर ही रहेगा, इंग्लिश वाली रिटर्न जो राइटिंग है वो सुपीरियर रहेगी, और हिंदी में अगर कोई अमेंडमेंट करना होगा वो हिंदी में अकॉर्डिंगली किया जाएगा, इंग्लिश में कोई अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा, मतलब चेंज नहीं किया जाएगा राइटिंग में, ओके। सो दैट इज ऑल अबाउट द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। I request everyone please go and check the telegram channel, है ना, वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सारे के सारे PDF वगैरह और काफ़ी एक्स्ट्रा मटेरियल भी मिल जाएगा, ओके। सो यू कैन चेक आउट देयर, वहाँ पे आप ये है ना मतलब इसका PDF ले सकते हो, ओके। सो I got some मतलब कि है ना, और let me tell you one more thing कि if you wanted to join our mentorship program then you can join this mentorship program. It is free for everyone, okay. You can just go and fill the Google form that is provided in description box, so ताकि वहाँ से आप ज्वाइन कर पाओ, और वहाँ से आपको क्या होगा, आप वहाँ से फिल करोगे, हमारे पास डाटा आएगा, उसके बेसिस पे हम आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे, और उसके बेसिस पे आपका एक कॉल शेड्यूल होगा जिसमें आपकी मेंटोरशिप सपोर्ट रहेगा, जिसमें आप अपने सिली डाउट पूछ सकते हो, है ना, जो कि आप अपने टीचर से नहीं पूछ सकते, अपने सेमिनार्स में नहीं पूछ सकते, वो आप यहाँ पे पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, एंड वी आर वेलकमिंग योर डाउट्स बिकॉज वी नो कि what doubt and what situations you are going through right now, because एग्जाम्स आ रही है तो प्रेशर भी बढ़ रहा है आपके ऊपर। सो आई गोट ए इशू, यानी कि ना टेलीग्राम जो लिंक है वो काम नहीं कर रहा, सो लेट मी गिव यू द QR कोड। सो this is our QR code of our Telegram channel. You can join this Telegram channel through this QR code. Here you will get the notes as well as the PPTs and as well as the notification about the our Zoom meetings, as well as the courses links, as well as our YouTube sessions, okay. So for today that's enough. We will meet tomorrow with the next set of lecture, that is we are going to discuss tomorrow about the features of Indian Constitution, as well as we will try to do something about the like a type of constitutions and everything into tomorrow's lecture. So for today that's it. Jai Hind, Jai Bharat. We will meet tomorrow with the next lecture.